जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेज में। बताइए आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के बायोलॉजी में आपका मतलब पाचन तंत्र में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं। ठीक है, आज का नया चैप्टर आपका है पाचन तंत्र। चलिए फटाफट देखते हैं पाचन तंत्र में क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको बताने वाले हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यथाशीघ्र हम क्या करते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं पाचन तंत्र में क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो वैसा अंग जो जटिल भोजन को सरल में क्या कर देता है, तोड़ता है। जितने भी हम क्या करते हैं भोजन खाते हैं वह हमारे लिए जटिल भोजन होता है और उसे क्या करते हैं, सरल में तोड़ देता है। और तोड़ने के लिए उनमें सामूहिक जितने भी सहयोगी अंग होते हैं वह हमारे कहलाते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आप परिभाषा आप लिख सकते हैं इस तरह से। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक का नाम है आपका आहार नाल और दूसरा का नाम है पाचन ग्रंथि। यही दोनों हैं जिससे हमारे जो जटिल भोजन होते हैं वह क्या होते हैं, सरल में टूट जाते हैं और टूटने के बाद वह पच जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र के जो दो भाग है उसमें सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आहार नाल है। आहार नाल का परिभाषा क्या होता है कि यहाँ पे मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक के जितने भी हमारे कार्य कर रहे हैं वो हमारे सब आहार नाल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आहार नाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। पहले बात जान लीजिए, जितनी भी भोजन हमारे पाचन होती है वो सब किस में होती है, आहार नाल में होती है। पहली बात आप जान लीजिएगा। दूसरी बात आप जान लीजिएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात आप जान लीजिएगा कि जो पाचन होती है आहार नाल में वो क्या क्या होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जान लीजिएगा पाचन नहीं होती है। तो पाचन क्या नहीं होती है, जल नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है और खनिज जो होता है पाचन नहीं होता है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कार्य देख लेते हैं कि कार्य में क्या क्या होता है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि भोजन से ऊर्जा का करना होता है, प्राप्त करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पाचन क्रिया जो होती है, पूछता है पेपर के अंदर पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप बताएंगे कि मुख्य गुहा से क्या होती है, प्रारंभ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि पाचन क्रिया जो होता है आहार नाल में जो होता है एक छोटी आंत आता है। जितने भी हमारे जो भोजन का पाचन क्रिया होती है वह पूर्ण किसमें होती है, तो छोटी आंत में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अगला हमारा पॉइंट है कि बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। जो पानी हम पीते हैं वह किसमें अवशोषण होता है, तो बिल्कुल जान लीजिएगा बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं अब आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक का नाम है आहार नाल और दूसरा का नाम है पाचक ग्रंथि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आहार नाल कितने भाग होते हैं, तो पहला आता है दांत, दूसरा होता है मुख गुहा, तीसरा होता है ग्रास नली, चौथा होता है अमाशय, पांचवा होता है छोटी आंत, छठा होता है बड़ी आंत। ये होते हैं आहार नाल के भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। पाचक ग्रंथि के भी मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक होता है आहार नाल लाल ग्रंथि, दूसरा होता है जठर ग्रंथि, तीसरा होता है आंत ग्रंथि। और ये सबके ग्रंथि, ये सब जो भी हमने अभी दिखाई दिया वो सारे उसके जो भी यहाँ पर दिखाई दिया उनके बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी जानते हैं। दांत के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, अभी आपको दांत नहीं बताएंगे, ये सब बता देते हैं। चलिए मुख्य गुहा के बारे में जान लेते हैं। मुख्य गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली बात जान लीजिएगा कि मुख्य गुहा में ही लार ग्रंथि पाई जाती है और मुख में
तीन प्रकार के मतलब ग्रंथि पाई जाती है। एक का नाम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैरोटिड ग्रंथि है। दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये तीन ग्रंथियाँ होती हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हमारे मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या बनता है, लार बनता है। पूछेगा कि आपके मुख में कितने लीटर लार बनता है, तो आप बताएंगे कि हमारे मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या बनता है, लार बनता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं इसके आगे। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी हम लोग ने जान लिया कि लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। अब उसके बाद हमको जानना है कि लार ग्रंथि में जो एंजाइम होते हैं उसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है, पहला आपका होता है टाइलिन, दूसरा होता है डाइस्टेट, तीसरा आपका होता है लाइसोजाइम और चौथा आपका होता है म्यूलिन, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस भी बोलते हैं। चलिए उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि टाइलिन और डाइस्टेट ये दोनों क्या करते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो स्टार्च या चोकर का करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि टाइलिन और डाइस्टेट जो होते हैं वो स्टार्च या मंड या हम कह सकते हैं चोकर, जो हम खाते हैं रोटी के साथ हल्का फुल्का आ जाती है, उसको पचाने का कार्य कौन करता है, तो टाइलिन करता है, डाइस्टेट करता है। दूसरी बात आप जान लीजिएगा कि लाइसोजाइम जो होता है वो उसका काम क्या होता है, कि इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणु नाशक होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में चॉकलेट आइसक्रीम यदि ज़मीन पे गिर जाते हैं तो उसे उठाकर पुनः खा लेते हैं, और उस ज़मीन पे गिरने के बाद जो इस मिट्टियों में काफ़ी कुछ जीवाणु क्या होते हैं उनके मुख में चले जाते हैं। तो मुख में जब जाते हैं तो वहाँ उनको बीमार कर देंगे। उससे पहले कि उनके मुख में जो होते हैं क्या होते हैं, लाइसोजाइम ज़्यादा मात्रा में होती है बच्चों को, जिससे वो क्या करते हैं, जीवाणु का कर मार देता है, और मारने के बाद वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं और वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ जान लीजिएगा कि लाइसोजाइम जो होता है वह जीवाणु नाशक का कार्य करता है, जीवाणु को क्या करता है, मारने का कार्य करता है। आगे चलते हैं म्यूलिन। म्यूलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो म्यूलिन का जो मुख्य कार्य होता है, जितने भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो चिपचिपा या लसलसा बनता है वो किसके कारण होता है, तो म्यूलिन का एंजाइम के कारण क्या होता है कि भोजन लसलसा या चिपचिपा होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि भोजन को कभी भी चबा चबा कर खानी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब चबा चबा खाएंगे तो उसमें एंजाइम मिल जाएगा। वो एंजाइम का नाम क्या होता है, म्यूलिन एंजाइम होता है, जो भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं, लार ग्रंथि में काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी आपको बताएं कि लार ग्रंथि 3 प्रकार के होती हैं। ठीक है, तो तीनों में से थोड़ा थोड़ा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं यहाँ दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी पूछेगा आपसे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पैरोटिड ग्रंथि। पहले बात जान लीजिएगा, सबसे बड़ी जो मुख में लार ग्रंथि होती है वह होती है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, और दूसरी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी लार ग्रंथि क्या होती है, तो बताएंगे सबलिंगुअल ग्रंथि होती है। ये दूसरी बात याद कर लेंगे। तीसरी बात आप याद रख लेंगे, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वह विषाणुओं से संक्रमित होकर वो क्या होती है, वह जगह सूज जाती है। यहाँ पे क्या होती है, लार ग्रंथि जो होती है ये पैरोटिड ग्रंथि, वह विषाणुओं के कारण वह क्या होती है, संक्रमित हो जाती है, और वह संक्रमित होकर क्या हो जाती है, सूज जाती है। और सूजने के बाद वहाँ पे एक बीमारी अर्थात एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, गलसुआ। नहीं, हमारे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फूल जाता है, वो कौन सी बीमारी होती है, वहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि क्या होते हैं, विषाणु द्वारा संक्रमित होकर वहाँ पर गलसुआ निकल जाता है, वो एक बीमारी होती है, वो ठीक हो जाता है। एक पट्टी उट्टी मिलता है, बच्चे यहाँ पर लगा लेते हैं, वो उससे ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट पे। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सांपों में भी पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि सांपों में पाई जाती है, लेकिन उस पैरोटिड ग्रंथि को सांप में जब पाई जाती है तो उसको कहते हैं पॉइजन ग्लैंड्स बोलते हैं। और वह पॉइजन ग्लैंड मतलब क्या होता है, जहर की थैली होती है। ठीक है, सांपों में पैरोटिड ग्रंथि किस रूप में होती है, पॉइजन ग्लैंड के रूप में होती है, जिसको हम जहर की थैली कहते हैं।
पांचवा पॉइंट हमारा है, सबसे ज़्यादा स्रावित एंजाइम कौन होता है? मुख में सबसे ज़्यादा जो स्रावित होता है एंजाइम वह है टाइलिन ग्रंथि, जो कि आपके मुख में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में स्रावित होती है। अगली पॉइंट जान लीजिएगा कि लार का पीएच कितना होता है? तो 6.8 होता है, लगभग थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस क्या होता है, एक या दो होता है। अगला हमारा होता है लार की प्राकृत क्या होती है? तो थोड़ी अम्लीय होती है। ये भी जान लेना है कि लार की प्राकृत कैसी होती है, तो थोड़ी अम्लीय हो। ठीक है, तो ये जान लेते हैं हम लोग। अभी लार ग्रंथि के बारे में आप समझ लिए। अब इसके आगे हमारे पास होता है ग्राफ नली। ग्राफ नली के बारे में अगले पार्ट में देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो हम अगले पार्ट में पार्ट 2 इसका हम देंगे आपको, जिसमें मतलब इसका शेष जो भी चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले पार्ट 2 में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।